स्टूडेंट, आज जो है लिक्विड सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 4 जो है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर नंबर 4 में हम लोग देखेंगे गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि गैस यहाँ पर सॉल्यूट होगा और जो लिक्विड होगा वह क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। इसमें सबसे पहले हम लोग आते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड का मतलब क्या होता है। जैसे 1 ml लिक्विड लेंगे, मतलब कि जो लिक्विड होगा लिक्विड फॉर्म में है और 1 ml लिया, 1 ml लिक्विड लिया। इस 1 ml लिक्विड में गैस को डिजोल्व करो और तब तक डिजोल्व करो जब तक कि वह सैचुरेट नहीं कर जाता है। ऑब्वियस है, ऐसा करने के लिए प्रेशर टेम्परेचर क्या करना होगा, एक पार्टिकुलर रखना होगा। पार्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर सॉल्युबिलिटी पार्टिकुलर होगा। तो पार्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर 1 ml लिक्विड में गैस को डिजोल्व करते जाएं और तब तक डिजोल्व करते जाएं जब तक कि वह सैचुरेट नहीं कर जाता है। और जब वह सैचुरेट कर जाएगा तो उसी प्रेशर टेम्परेचर पर गैस का कितना ml लगा, वही ml जो होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड कहेंगे। हमने वही कहा कि वॉल्यूम ऑफ गैस इन ml which will dissolve in 1 centimeter cube of liquid to form a saturated solution at a particular temperature and pressure। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी। अब सवाल उठता है इस सॉल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट करेगा। हम लोग आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of gas in liquid। solubility of gas in liquid। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of gas in liquid, इसमें सबसे पहला फैक्टर आते हैं नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। कि गैस का नेचर क्या होता है कि जो गैस इजीली लिक्विफेबल होता है, मतलब आसानी से लिक्विफाई कर सकता है, जनरली उसका सॉल्युबिलिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। या फिर जो गैस सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर जाता है, केमिकली रिएक्ट कर जाता है, उसका सॉल्युबिलिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। जैसे मान लो हम कहते हैं हाइड्रोजन को वाटर में डिजोल्व करें, हाइड्रोजन को वाटर में डिजोल्व करें, इसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर हम CO2 को डिजोल्व करें, अमोनिया गैस को डिजोल्व करें, इसके सॉल्युबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि अमोनिया वाटर में जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, CO2 वाटर में जाएगा, H2CO3 भी बना देगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि केमिकली थोड़ा सा भी रिएक्ट करेगा। और अमोनिया और CO2 क्या होता है, इन कंपेयर टू हाइड्रोजन मोर लिक्विफेबल होता है, और मोर लिक्विफेबल होगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो गैस जितना इजीली लिक्विफाई कर सकता है, उस गैस का सॉल्युबिलिटी उतना हायर हो सकता है। अगर तुम इसको कंपेयर करना चाहो, जनरल कंसेप्ट की बात कर रहे हैं कि जिस गैस का वंडरवाल कांस्टेंट A का वैल्यू हायर होगा, जो अट्रैक्शन कांस्टेंट होता है, A का वैल्यू हायर होगा, तो A का वैल्यू हायर होगा तो वह गैस क्या होगा, हायर लिक्विफेबल होगा, जनरली उसके सॉल्युबिलिटी क्या होंगे, हायर होंगे। तो पहला जो आ गया नेचर ऑफ द गैस एंड सॉल्वेंट। दूसरा फैक्टर जो आता है वह क्या आता है, टेम्परेचर आता है, कि टेम्परेचर किस तरीके से अफेक्ट करता है। देखो अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो गैस में क्या होता है कि अगर हम लोग गैस को लिक्विड में डिजोल्व कर रहे हैं और टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तो जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो उसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज कर जाता है। पहले तो हम लिखते फिर आते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीजेज, सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करता है। तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से गैस का सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करता है। क्या होता है, जैसे मान लो हम कहते हैं गैस है प्लस सॉल्वेंट है, ये क्या करेगा, सॉल्यूशन बनाएगा, सॉल्यूशन और प्लस क्या होता है, हीट इवॉल्व होता है। तो गैस प्लस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मतलब लिक्विड है, यहाँ पर सॉल्वेंट का मतलब क्या, यहाँ पर लिक्विड है, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएगा, सॉल्यूशन बनाएगा और कुछ हीट एनर्जी क्या करेगा, इवॉल्व करेगा। अगर इवॉल्व करेगा तो बताइए प्रोसेस क्या हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया। और अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा तो हमको पता है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर के बढ़ाने से इस रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, बैकवर्ड हो जाएगा। और अगर डायरेक्शन बैकवर्ड होगा
तो सॉल्यूशन से गैस क्या होगा, एस्केप कर जाएगा, और एस्केप करेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा डिजॉल्व होगा उतना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगा, और जितना कम होगा सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा, उतना ही कम होगा। तो हम क्या करें कि गैस में, सॉल्वेंट में गैस को ऐड किया, सॉल्यूशन बना और हीट एनर्जी रिलीज किया, इस तरीके से आएगा। अब इसको जैसे मान लो हम कहते हैं कि दूसरे टर्म से समझते हैं, जैसे डेल्टा जी बराबर क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, राइट। बताओ कि गैस प्लस सॉल्वेंट को सॉल्यूशन बनने के लिए ये जितना ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगा उतना ज्यादा क्या होगा, फॉरवर्ड जाएगा, उतना मोर सॉल्यूशन बनेगा, उतना मोर गैस क्या होगा, डिजॉल्व होगा। इसका मतलब इसमें सॉल्युबिलिटी को हम लोग डेल्टा जी के नेगेटिव से देखते हैं। पता डेल्टा एच यहाँ पर तो ऑलरेडी नेगेटिव है, ये जो डेल्टा एच है ये क्या है, नेगेटिव है। लेकिन अगर हम बात करें डेल्टा एस, बता गैस का एंट्रोपी क्या होता है, ज्यादा होता है, लेकिन जैसे ही वह लिक्विड में डिजॉल्व होगा उसका जो एंट्रोपी होगा वह एंट्रोपी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो एंट्रोपी अगर डिक्रीज करेगा तो ये डेल्टा एस क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब अगर ये डेल्टा एस तुमको निगेटिव हो गया तो बताइए पूरा वैल्यू पॉजिटिव, इसका मतलब ये निगेटिव होगा और ये पूरा वैल्यू जो होगा ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते चले जाएं तो टेम्परेचर को बढ़ाते चले जाओगे तो टी डेल्टा एस का अमाउंट बढ़ेगा, और टी डेल्टा एस का अमाउंट अगर बढ़ेगा तो ये वैल्यू डेल्टा जी का निगेटिव वैल्यू क्या होगा, घटना शुरू हो जाएगा। अगर मान लो टी डेल्टा एस का वैल्यू इतना ज्यादा हो जाए कि ये ओवरऑल डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाए, उस केस में क्या होगा, डिजॉल्व ही नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा कि टेम्परेचर को अगर हम बढ़ा दें तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड जो होगा वह क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, राइट। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से गैस का जो सॉल्युबिलिटी होता है वह सॉल्युबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज करता है, राइट। तो इसको पहले नोट कर लो, आते हैं नेक्स्ट फैक्टर पर। अब हम लोग आते हैं, जैसे पहला फैक्टर हमने क्या देखा, पहला फैक्टर हमने देखा कि नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, दूसरा फैक्टर देखा टेम्परेचर, और तीसरा फैक्टर जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता हुआ क्या है, प्रेशर, काफी इंपॉर्टेंट है। अब प्रेशर की अगर बात करें तो प्रेशर के बढ़ाने से गैस क्या होता है, मोर एंड मोर डिजॉल्व होता है। ऐसे भी तुम प्रैक्टिकली सोचो, जैसे मान लो हम कहते हैं कि ये कंटेनर है, इसमें क्या है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, राइट। इसके ऊपर हम लोग एक पिस्टन लगा दें और इसमें क्या है, गैस प्रेजेंट है, इसमें क्या है, गैस प्रेजेंट है। अब अगर गैस प्रेजेंट है, पिस्टन को क्या करो, नीचे की तरफ लाओ, पिस्टन को नीचे की तरफ लगाओ, लाओगे, गैस पर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। अगर गैस पर प्रेशर बढ़ना शुरू होगा तो मोर गैस मॉलिक्यूल क्या होगा, लिक्विड मॉलिक्यूल्स में इंटर करेगा, और इंटर करने के बाद अगर ये गैस लिक्विड के साथ इंटरेक्ट कर गया तो डिजॉल्व हो जाएगा। तो फाइनली क्या होगा कि प्रेशर के बढ़ाने से जो गैस का सॉल्युबिलिटी होगा लिक्विड में, वह लिक्विड में सॉल्युबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम क्या कहेंगे कि अगर ये प्रेशर इंक्रीज करता है, प्रेशर इंक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो प्रेशर के इंक्रीज करने से गैस का सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता है। ऐसे समझो, जैसे मान लो कि कोल्ड ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स के बॉटल को सडनली ओपन करो तो क्या होता है, बबल्स बनाते हुए बाहर आता है। कारण क्या होता है, उसमें हायर प्रेशर पर CO2 गैस क्या होता है, डिजॉल्व होता है। जैसे हम लोग बोतल को ओपन करेंगे तो वह गैस क्या होगा, बाहर होगा। तो इसका मतलब हायर प्रेशर पर CO2 डिजॉल्व होता है, लेकिन ऐसे तो डिजॉल्व रहता नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि प्रेशर के बढ़ाने से गैस का सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक लॉ आता है हेनरीज लॉ, इस हेनरीज लॉ से इसको और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। हेनरीज लॉ की बात करें तो इसको हम लोग थोड़ा ढंग से देखते हैं। हेनरीज लॉ क्या होता है कि ये क्या कहता है कि जो सॉल्युबिलिटी होता है या जो मास होता है या जो मोल फ्रैक्शन होता है, ये सारे टर्म्स सिमिलर टर्म्स हैं, कि जो मास ऑफ द गैस डिजॉल्व्ड इन लिक्विड होगा एट द गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर, सॉरी,
मास ऑफ द गैस डिजॉल्व इन लिक्विड जो होगा वह क्या होता है एट द गिवन टेम्परेचर, वह प्रेशर के क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि अगर हम प्रेशर को बढ़ाते चले जाएंगे तो मास बढ़ता जाएगा, मास बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, इसलिए हम लोग कहते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, प्रेशर या पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। इसी को हम लोग सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो हेनरीज लॉ होगा कि मास ऑफ गैस dissolved in liquid is directly proportional to partial pressure of gas, directly proportional to partial pressure of gas। तो गैस के पार्शियल प्रेशर के क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। अब बताओ कि अगर पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो हम यहां से कह सकते हैं कि m ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। इस पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होगा इसको भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो बताओ कि मास ऑफ गैस कांस्टेंट प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ, इसको kh इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ऐसा लिख सकते हैं। बताओ जो KH होगा ये KH क्या होगा, हेनरीज कांस्टेंट होगा, हेनरीज कांस्टेंट। और यहां पर जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है जहां पर हम लोग मास वर्ड यूज कर रहे हैं, यहां पर जो KH का यूनिट होगा ये यूनिट क्या होगा ग्राम पर ATM। अगर प्रेशर को ATM में रखोगे तो KH का यूनिट क्या होगा ग्राम पर ATM। तो मास ऑफ गैस बराबर क्या होगा KH इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। अगर मान लो हम कह दें कि मास ऑफ गैस वर्सेस m ऑफ गैस वर्सेस पार्शियल प्रेशर की बात करें, प्रेशर की बात करें, इसका अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो बताओ m ऑफ गैस y हो जाएगा और p ऑफ गैस क्या होगा x होगा। क्यों होगा, क्योंकि x पर है। तो p ऑफ गैस जो आया ये x एक्सिस पर है और m ऑफ गैस y पर, तो y बराबर kh इंटू एक्स, तो y बराबर mx के नेचर का ग्राफ होगा, ये ऐसा बनेगा। और इसका जो स्लोप होगा tan थीटा वह किसके बराबर होगा, kh के बराबर होगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग पार्शियल प्रेशर की बात कर सकते हैं कि m ऑफ गैस। अब रहा कि ये मास ऑफ गैस ये जो डिजॉल्व होगा ये मोल फ्रैक्शन के भी क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे हम लोग मास के टर्म्स में डिफाइन भी कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, राइट। ये बताओ इसका मतलब क्या है, जैसे ढंग से समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो हम कहते हैं यहाँ पर पिस्टन लगा है, ये लिक्विड है, इसके ऊपर मान लो कि O2 भी है और N2 भी है, राइट। अब बताओ कि O2 N2 दोनों के ऊपर में है, बताओ पिस्टन को हम लोग अगर नीचे लाएंगे तो ऑक्सीजन गैस भी डिसॉल्व होगा और नाइट्रोजन गैस भी क्या होगा डिसॉल्व होगा, राइट। क्या क्या डिसॉल्व होगा, ऑक्सीजन गैस भी डिसॉल्व होगा और नाइट्रोजन गैस भी डिसॉल्व होगा। तो ये कहता कि जो ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व होगा वह ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर के कारण, टोटल प्रेशर के कारण नहीं, किसके कारण, ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर के कारण। जो नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व होगा वह नाइट्रोजन के पार्शियल प्रेशर के कारण। तो ऑक्सीजन गैस विल बी डिसॉल्व ड्यू टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस विल बी डिसॉल्व ड्यू टू पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। तो अगर ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के कारण होगा तो इसमें जो मोल फ्रैक्शन होगा ऑक्सीजन का, ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन है या इसी को मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस लिख दे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 विल बी प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। समझ में आया, या इसी को क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। अब बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, मतलब जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा, लेकिन मोल फ्रैक्शन गैस का किसमें, लिक्विड में। समझ में आ रहा है, ये जो पार्शियल प्रेशर होगा ये गैस के मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर से कैलकुलेट होगा।
लेकिन ये जो मोल फ्रैक्शन है, ये मोल फ्रैक्शन गैस का किसमें है, लिक्विड में है। तब बताओ यहां से इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, इसको लिख सकते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बराबर K डैश H इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ऐसा लिख दिया। अगर ऐसा लिख दिया तो यहां पर जो यूनिट ऑफ K डैश H होगा, बताइए पर एटीएम हो जाएगा। अब बताओ कि अगर ये पर एटीएम आ गया, अब अगर हम इसी को दूसरे तरीके से लिखें तो क्या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। पता गैस का जो पार्शियल प्रेशर हुआ वह गैस के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो होगा, क्या K डबल डैश H इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस हो जाएगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बराबर K डबल डैश H इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या होगा, गैस के इक्वल होगा। लेकिन यहां पर K डबल डैश H जो लेंगे, इसका भी, ये भी हेनरीज कांस्टेंट है, ये भी क्या है, हेनरीज कांस्टेंट है, राइट। बता इसका जो यूनिट होगा यहां पर बता एटीएम हो जाएगा, और ये भी क्या है, हेनरीज कांस्टेंट है। आप कह सकते हो कि दोनों में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये डिपेंड करेगा कि हेनरीज कांस्टेंट का जो यूनिट है वो यूनिट क्या दिया हुआ है। अगर यूनिट पर एटीएम में देगा तो ये फॉर्मूला लगा लो, एटीएम में दिया हुआ तो ये फॉर्मूला लगा लो, अदरवाइज तीनों कंसेप्ट क्या है, सेम है। तो बताओ अब हेनरीज लॉ को क्या कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिजॉल्व्ड इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, या पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिजॉल्व्ड इन लिक्विड। बता इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं, राइट। तो ये समझ में आ गया, इसको नोट करो या स्क्रीनशॉट लो। अब जो देखो कि जैसे हमने बताया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस किस तरीके से पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब ये जो KH होता है, KH अगर होगा तो KH के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कि KH के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या होता है कि अगर हम KH के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी पर किस तरीके से इफेक्ट होगा, इसको हम लोग देखते हैं। जैसे मान लो हमने लिखा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बराबर KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो बताओ जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डिवाइडेड बाय KH होगा। अगर KH बढ़ गया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड क्या होगा, घट जाएगा। इसका मतलब KH के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी क्या होगा, घटेगा। काफी इंपॉर्टेंट है कि KH इंक्रीजेज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ये जो लिक्विड में होगा ये क्या होगा, डिक्रीजेज। आ गया कि KH के इंक्रीज करने से गैस का सॉल्युबिलिटी जो होगा वह लिक्विड में क्या होगा, डिक्रीज करेगा। बताइए हेनरीज लॉ यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, कि हेनरीज लॉ का जो एप्लीकेशन होगा वह एप्लीकेशन क्या क्या होगा। देखो सबसे पहला एप्लीकेशन, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक्स है, इसमें गैस डिजॉल्व होता है। तो तुम हमेशा याद रखना कि जहां पर भी गैस लिक्विड में डिजॉल्व होगा हम लोग मोर और लेस उसको क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ में ले सकते हैं। तो बताओ कि अगर हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स, गैस डिजॉल्व इन कोल्ड ड्रिंक्स, गैस डिजॉल्व इन कोल्ड ड्रिंक, तो गैस क्या होगा, कोल्ड ड्रिंक में अगर डिजॉल्व होगा ये भी किसका एप्लीकेशन होगा, हेनरीज लॉ का होगा, राइट, हेनरीज लॉ का। दूसरा कह सकते हो जो स्कूबा ड्राइवर होता है, स्कूबा ड्राइवर, ये भी जो गैसेस ले जाता है, देखो जरा सुनो इसका क्या होता है। जैसे स्कूबा ड्राइवर है, वह स्कूबा ड्राइवर समझते हो, जो समुद्र में जाते हैं, गोताखोर जिसको कहते हैं, ये क्या करता है कि ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन ये लेके जाता था पहले।
तब ऑक्सीजन के साथ अगर नाइट्रोजन लेके जाता था तो होता क्या था, मालूम काफी डीप में गया तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन गैस भी इनसाइड द बॉडी डिजॉल्व हो जाता था। अब इनसाइड द बॉडी डिजॉल्व हो गया, लेकिन जैसे जैसे वह सरफेस पर आना शुरू करेगा तो सरफेस पर आने के कारण जो नाइट्रोजन गैस है उस रेट से बॉडी से बाहर नहीं हो पाता था, बॉडी के अंदर नाइट्रोजन गैस डिजॉल्व रह गया। अब जैसे सरफेस पर आया ना, तो सरफेस पर क्या होता था, ये गैस अब इवॉल्व होने की कंडीशन पर आता था तो काफी पेनफुल हो जाता था और ये बहुत डेंजरस होता था, और इतना डेंजरस होता था कि स्कूबा ड्राइवर को बहुत पैनिक होता था, समटाइम्स डेथ भी हुआ है। तो ये रीजन जो एक्सप्लेन हुआ ऐसा क्यों हुआ, ये हेनरीज लॉ से हुआ कि इसमें नाइट्रोजन गैस का जो सॉल्युबिलिटी है वह ज्यादा हो जा रहा है। तब उसके प्लेस पर क्या किया गया कि ऐसा गैस चूज किया गया जिसका ब्लड में सॉल्युबिलिटी ही कम हो। वह गैस क्या है, इनर्ट गैस हीलियम। तो अब क्या करता है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन अलोंग विथ हीलियम ले जाता है। अब अगर हीलियम ले जाता तो हीलियम गैस का सॉल्युबिलिटी कम है, तो गैस में वो डिजॉल्व ही नहीं हो, ब्लड में वो उतना डिजॉल्व ही नहीं होगा। जब वो उतना डिजॉल्व नहीं होगा तो ये स्कूबा ड्राइवर भी उस पेन से बच गया। तो ये किसके कंसेप्ट पर बेस्ड होगा, हेनरीज लॉ के कंसेप्ट पर बेस्ड होगा कि स्कूबा ड्राइवर के लिए ये यूज होता है, राइट। तीसरा आता है कि जो लंग्स इन द फंक्शनिंग ऑफ लंग्स, अगर हम लंग्स के फंक्शन की बात करें, क्या होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे ब्रेथ लिए, ऑक्सीजन गैस आया, ये ऑक्सीजन गैस क्या होता है, ब्लड में डिजॉल्व होता है, तो गैस डिजॉल्व इन लिक्विड आ गया, ये ऑक्सीजन गैस ब्लड में डिजॉल्व हुआ, डिजॉल्व होने के बाद ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, राइट। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन पूरे ब्लड में फैलेगा। अब जिस सेल को, जिस टिश्यू को एनर्जी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वहां पर जाकर के ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है और वापस हीमोग्लोबिन बन जाता है। इसका मतलब ये होगा कि जो लंग का जो फंक्शन है, इस फंक्शन में भी क्या हुआ, इसका यूज होगा। तो हेनरीज लॉ को हम लोग इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, डिफरेंट वे में देख सकते हैं। तो बताइए ये एप्लीकेशन क्लियर हुआ। अब आता है लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, कि हेनरीज लॉ का जो लिमिटेशंस होगा वह क्या होगा। देखो कि हेनरीज लॉ का लिमिटेशंस क्या होता है कि गैस जो प्रेशर होना चाहिए वह प्रेशर बहुत हायर नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या कहेंगे, सबसे पहला प्रेशर शुड नॉट बी वेरी हायर। हायर प्रेशर पर हेनरीज लॉ क्या करता है, डिविएट कर जाता है, तो इसलिए प्रेशर शुड नॉट बी वेरी हायर। दूसरा, टेम्परेचर शुड नॉट बी लो, मतलब टेम्परेचर हायर होना चाहिए और प्रेशर लोअर होना चाहिए। तुम याद करने के लिए ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे आइडियल रियल गैस को आइडियल होने के लिए कंडीशन क्या होता है, लो प्रेशर हायर टेम्परेचर, ऐसे भी याद रख सकते हो। प्रेशर हायर नहीं होना चाहिए, प्रेशर लो रहना चाहिए, और टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, हायर रहना चाहिए, मतलब टेम्परेचर शुड नॉट बी लो। तीसरा क्या होता है, जो गैस हम लोग डिजॉल्व करते हैं सॉल्वेंट के साथ, उसके साथ वह केमिकली रिएक्ट नहीं करना चाहिए, डिसोसिएट नहीं करना चाहिए, एसोसिएट नहीं करना चाहिए। तो गैसेस क्या शो करना चाहिए, सॉल्वेंट के साथ इनर्ट होना चाहिए। तो गैसेस शुड नॉट बी केमिकली react with, react, dissociate, dissociated और एसोसिएटेड, ऐसा नहीं होना चाहिए। तब क्या होगा, हेनरीज लॉ अप्लीकेबल होगा, अदरवाइज हेनरीज लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा। बताइए क्लियर हो गया सभी को। तो इसको नोट कर लो। अब इस पर क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग आते हैं जो आईआईटी में जेईई एडवांस में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, द हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस इन वाटर at 298 Kelvin is 1.0 10 to the power 5 atm।
द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज 0.8. The number of mole of nitrogen from air dissolved in 10 mole of water at 298 Kelvin and 5 atm pressure is. ऑप्शन दिया हुआ 4 इंटू 10 पावर माइनस 4, 4 इंटू 10 पावर माइनस 5, 5 इंटू 10 पावर माइनस 4 एंड 4 इंटू 10 पावर माइनस 5 माइनस 6. ये ऑप्शंस दिया हुआ है, राइट. अब देखो क्वेश्चन कर रहा है कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट जो दिया हुआ है 1 इंटू 10 पावर 5 एटीएम दिया हुआ है. एयर में नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन 0.8 है. एयर का टोटल प्रेशर 5 एटीएम है. कह रहा 10 मोल वाटर में कितना मोल नाइट्रोजन डिसॉल्व होगा. सबसे पहले तुम ये डिसाइड करो कि यूनिट अगर 1 इंटू 10 पावर 5 एटीएम दिया हुआ है तो इसके बेसिस पर जो फॉर्मूला लगेगा वह फॉर्मूला क्या लगेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन. तो बताइए यहाँ पर जो KH का यूनिट होगा वह एटीएम के बराबर होगा, ये फॉर्मूला लगेगा. अब बताओ कि एयर में नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन 0.8 है, बता, जबकि एयर का टोटल प्रेशर क्या है 5 है. ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन आता है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन किसका आता है, एयर का आता है. तो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना आ गया 0.8 इंटू 5. डाल्टन्स लॉ याद करो, मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर. बताइए वैल्यू आ जाएगा 0.8 इंटू 5. KH का वैल्यू दिया हुआ 10 टू द पावर 5. अब कह रहा नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन. मान लो नाइट्रोजन के मोल जो है वह n मोल डिसॉल्व किया, तो n मोल नाइट्रोजन में है, कितने मोल वाटर में, 10 मोल वाटर में. तो टोटल मोल कितना हो जाएगा n बाय n प्लस 10 के बराबर हो जाएगा. अब बताइए आ गया 4 बाय 10 के पावर 5 बराबर n अपॉन n प्लस 10. ये वैल्यू आएगा. तब बताओ कि इसको हम लोग लिख सकते हैं और यही वैल्यू 4 इंटू 10 पावर माइनस 5. पता ये वैल्यू काफी छोटा है, 4 इंटू 10 पावर माइनस 5 काफी छोटा है. काफी छोटा होने का मतलब क्या है, काफी छोटा होने का मतलब है कि n का वैल्यू छोटा रहा होगा. तो अगर n का वैल्यू काफी छोटा रहा होगा तो n प्लस 10 जो होगा वह किसके बराबर होगा, 10 के बराबर हो जाएगा. 10 के रिस्पेक्ट में n क्या होगा, नेग्लिजिबल. तो इसको कह सकते हो n बाय 10 4 इंटू 10 पावर माइनस 5. बता n का वैल्यू 4 इंटू क्या होगा 10 पावर माइनस 4. तो आंसर क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा. तो ए आंसर इसका करेक्ट हुआ. तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, याद रखना कि नाइट्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर है वह पार्शियल प्रेशर एयर में नाइट्रोजन का कितना मोल फ्रैक्शन है और एयर का टोटल प्रेशर क्या है. तो ये जो गैसेस है, इस गैस में नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन 0.8 है और इस गैस का टोटल प्रेशर क्या है 5 है. तो गैस में इतना आ गया. इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर सकते थे. इसको नोट कर लो. अब हम लोग एक सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. अब जो है हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हेनरीज लॉ का. कि क्या कर रहा है कि नाइट्रोजन गैस को 293 केल्विन पर वाटर में बबल किया गया. तो कह रहा है कि 1 लीटर वाटर में नाइट्रोजन गैस के कितने मिलीमोल डिसॉल्व होगा कब, जब नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर 0.987 बार है और हेनरीज लॉ कांस्टेंट जो है वह कितने के बराबर है 76.48 किलो बार है. कह रहा कि वाटर का 1 लीटर लिया, 1 लीटर वाटर लिया, टेम्परेचर 293 केल्विन लिया, इसमें नाइट्रोजन गैस को डिसॉल्व किया. नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर 0.987 बार है और जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट है वह कितना 76.48 किलो बार के बराबर है. तो पूछ रहा बताओ नाइट्रोजन गैस के कितने मिलीमोल 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व होगा. अब इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने के लिए हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन को जब हम लोग प्रोसीड करेंगे तो बताओ कि यहां पर क्या देख रहे हैं कि इसका जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट है वह 76.48 किलो बार है. मतलब किलो बार है, प्रेशर का यूनिट है. अगर प्रेशर का यूनिट है तो बताओ यहां से हम लोग अगेन फॉर्मूला लगाएंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन. तो बताइए यहाँ पर हेनरीज लॉ कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रेशर के यूनिट के जैसा होगा.
तो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना दिया हुआ है 0.987 बार, तो 0.987। अब देखो ये बार में दे रखा, जबकि ये जो यूनिट है 76.48 क्या किलो बार में दिया हुआ है। अगर किलो बार में दिया हो तो इसको भी बार में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 76.48 10 पावर 3 इंटू क्या होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। तो पार्शियल प्रेशर पुट कर दिया, हेनरीज लॉ कांस्टेंट का वैल्यू 76.48 10 पावर 3 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। तब बताओ कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन होगा यह आ जाएगा 0.987 और डिवाइडेड बाय 76.48 इंटू 10 पावर 3। अब यहां से नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन आ गया। नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन अगर इसको सॉल्व करोगे तो 1.29 10 टू द पावर -5 आता है। अब 1.29 10 पावर -5 इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन। करा 1 लीटर वाटर का ये सारा कहानी है। करा 1 लीटर वाटर में कितने मोल नाइट्रोजन यहां पर आ गया 1.29 10 पावर -5। तो ये 1 लीटर वाटर में डिजॉल्व मोल नहीं है, ये मोल फ्रैक्शन है, याद रखना। इतने की आंसर हो जाए, दिस इज द मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन अब हमको जब कैलकुलेट करना है तो नाइट्रोजन का मोल डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन का मोल अब प्लस वाटर का मोल, बताइए 1.29 10 पावर -5 हो जाएगा। तो बताओ कि ये जो डिजॉल्व नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन है तो वाटर का 1 लीटर वाटर है उसमें कैलकुलेट करना है। तो बता नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन। वाटर कितना दिया हुआ है 1 लीटर दिया हुआ है और 1 लीटर वाटर का मतलब 1000 ml और वाटर का डेंसिटी भी क्या होता है 1 ग्राम पर ml। तो वाटर भी क्या हो गया 1000 ग्राम और 1000 ग्राम में मोल कितने होते हैं 1000/18 दैट इज 55.55। बता ये वैल्यू आ गया 1.29 10 टू द पावर -5 के बराबर। अब ये वैल्यू आ गया, यहां से नाइट्रोजन के मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। बता ये वैल्यू क्या है काफी छोटा है। अगर ये वैल्यू काफी छोटा है इसलिए छोटा है क्योंकि नाइट्रोजन का जो मोल होगा वह क्या होगा काफी छोटा होगा। अब नाइट्रोजन का वैल्यू मोल का जो वैल्यू है वो काफी छोटा है, तो हम बताओ कि नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन अब प्लस 55.55 इस दोनों का सम हम लोग किसके बराबर ले सकते हैं 55.55 के बराबर। यहां से कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन बाय 55.55 1.29 10 पावर -5। यहां से ये नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन अगर सॉल्व करोगे 0.716 10 पावर -3 मोल आ गया। अब बताइए मोल आया, लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है मिली मोल की बात कर रहा है कि क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो बताइए मोल में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में कन्वर्ट कर जाएगा मिली मोल में। बताइए मिली मोल कितना हो जाएगा 0.716 मिली मोल। तो आंसर क्या हो जाएगा ए आंसर आ जाएगा। तो ये आज जो है आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या हेनरीज लॉ पूरा देखा। अब इसके आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, राइट।